प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग स्वर के आगे के वर्गीकरण को देखते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने मात्रा व उच्चारण काल की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया था इसके विषय में पढ़ा। फिर जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार यानी मुख विवर खुलने के आधार पर देखा कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम इसके आगे देखेंगे होठों की स्थिति के आधार पर। चौथा वर्गीकरण का आधार है होठ की स्थिति, अर्थात तो होठों की स्थिति के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है, यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। पहला है अवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम लोग करते हैं तब हमारे ओठ जो होते हैं वो गोलाकार नहीं होते हैं, वैसे स्वर अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ ई ए और ए आते हैं, यानी कि ये 6 स्वर जो है वह अवृत्तमुखी स्वर हैं। उसके बाद है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, अर्थात ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा ओठ गोलाकार हो जाता है, यानी कि उसकी आकृति गोलाकार हो जाती है, वे सारे जो स्वर है वह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ऊ ओ और ओ, ये पांचों जो स्वर वर्ण हैं वे आते हैं। हम लोग इसके नाम के आधार पर भी इसमें भेद बता सकते हैं, जैसे कि अवृत्त। अवृत्त मतलब जो कि वृत्त के समान ना हो, अर्थात वो गोल आकार में ना हो, और वृत्त का मतलब होता है जो गोल आकार में हो। यानी कि अवृत्तमुखी स्वर वैसे स्वर होंगे जिनके उच्चारण में हमारा ओठ जो है वह वृत्त यानी कि गोलाकार की आकृति ना बनाता हो, और वृत्तमुखी स्वर वे स्वर होंगे जिनके उच्चारण में हमारा ओठ जो है वह गोलाकार हो जाए या गोलाकार की जो आकृति है वो बनाए। पांचवा आधार है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, अर्थात हवा के निकलने के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर और दूसरा अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय केवल जो श्वास वायु जो है वह हमारे मुख से ही निकलती हो, वह जो है वह मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। इसके अंतर्गत अ आ ई ये तीनों स्वर आते हैं। अगला है निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अर्थात ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, वहां पर अनुनासिक स्वर होते हैं। यानी कि जिन स्वरों के ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हो या बिंदी लगी हो, वे सारे स्वर वर्ण अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। छठा वर्गीकरण का आधार है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है और सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं कंपित होती हैं वे सघोष ध्वनियां कहलाती हैं, और जितने भी स्वर हैं सभी सघोष ध्वनियां हैं, कोई भी अघोष नहीं है। सातवां वर्गीकरण का प्रकार है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, अर्थात जितने भी स्वर हैं वे सभी स्वर अल्प प्राण है, ना कि महाप्राण। और अल्प प्राण और महाप्राण का भेद हम लोग व्यंजन में देखेंगे, क्योंकि कुछ व्यंजन जो है वह अल्प प्राण है, कुछ महाप्राण है। और जितने भी स्वर हैं वे सभी सघोष ध्वनियां होती हैं, और जितने भी स्वर हैं वे सभी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। अर्थात स्वर का वर्गीकरण 7 प्रकारों से किया गया है। इसके बाद हम लोग व्यंजन की परिभाषा, उसको किन किन भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, इसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।